नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का वीडियो नंबर 39। वीडियो का टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यवर्त की सीमाएं। इससे पहले वीडियो में हम ये बताया है हमने आर्य क्या है, कौन थे आर्य लोग। इसमें आर्यवर्त का अर्थ हम समझ लेते हैं पहले। आर्यवर्त का मतलब है आर्यों का आवर्त यानी निवास स्थान। ये थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि आर्य कौन है, कौन थे आर्य। तो हमने पहले वीडियो में ये सिद्ध किया है कि आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र है उनका आर्य स्वामी वैश्य योग, वहां आर्य को वैश्य कहा है, यानी स्वामी अपनी भूमि का, और जो वैश्य हो, वैश्य का मतलब कृषक हो, तो उसको आर्य कहा है। और फिर आर्य की जो वंशज हैं, आर्य का जो पुत्र है, उसको आदि वृद्धि होकर, आर्य शब्द में आदि वृद्धि होकर आर्य शब्द बनता है। अब इस वीडियो में हमें यह देखना है कि आर्य लोग कहां कहां तक फैले और भिन्न भिन्न कालों में इनका क्या क्या स्थान रहा भारतीय उपमहाद्वीप में। आचार्य पाणिनि का एक सूत्र और भी है, उसमें जनपदिल की व्यवस्था की है उन्होंने। प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक पाणिनिकालीन भारतवर्ष में आचार्य पाणिनि का हवाला देकर यह बताया है कि जो किसी जनपद के संस्थापक होते थे क्षत्रिय लोग, उन्हीं क्षत्रियों के नाम पर उस जनपद का नामकरण होता था। जैसे मद्र, कुरु, मत्स्य। मद्र की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि मद्र का राजा और मद्र की प्रजा, इन सभी को मद्र कहा गया है। इसी प्रकार से कुरु जनपद का अर्थ है कि भाई वहां पर कुरु क्षत्रिय लोग रहते हैं और उनका एक राजा भी है। इसी तरह से मत्स्य का मतलब है कि वहां मत्स्य लोग रहते हैं, उस जनपद के लोग मत्स्य, और उनका राजा भी एक रहता है। तो आर्यावर्त की जब हम बात करते हैं तो आर्य लोग वहां रहते हैं आर्यावर्त में, पर इसका मतलब यह है कि आर्यों से जो भिन्न लोग हैं वो भी वहां रहते हैं। जैसे मद्र, कुरु आदि जो हमने जनपदों के नाम लिए हैं, इनमें कुरुओं के अलावा जो लोग हैं वो भी रहते हैं, पर नाम कुरु प्रदेश। मद्र लोगों के अलावा भी जो है, मद्र लोगों के अलावा भी लोग वहां रहते हैं, पर नाम मद्र। इसी प्रकार आर्यावर्त में आर्य लोग भी रहते हैं, प्लस जो और लोग हैं शिल्पी आदि, वो भी वहां रहते हैं, पर फिर भी नाम आर्यावर्त। इसका मतलब यह है कि आर्यावर्त में आर्यों के अलावा और लोग भी रहते हैं, पर नाम मेजॉरिटी के आधार पर होता है। यानी जो आर्यावर्त के संस्थापक हैं, आर्यावर्त नाम जिनके आधार पर पड़ा, उनके अलावा और लोग भी रहते हैं, पर मेजॉरिटी आर्यों की है वहां, इसीलिए नाम उसका आर्यावर्त है। तो ये हमने दृष्टिकोण आपके सामने रखा कि कोई भी जनपद, प्राचीन काल में जनपद, महाजनपद इस तरह से होते थे, तो कोई भी जनपद क्षत्रियों का वो संस्थापक हैं, क्षत्रिय उसके, और फिर उसमें और लोग भी वहां रहे। तो मेजॉरिटी क्योंकि क्षत्रियों की है, इसलिए नामकरण उनका उन्हीं के आधार पर है। आर्यों की मेजॉरिटी रही है, इसीलिए आर्यों का जो नाम हमने उसको दिया हुआ शास्त्रों में। आर्य का हमने ये भी बताया है कि किसान
सबसे जो प्राचीनतम कृषि का प्रतिनिधि है, कनटौर के अनुसार जाट को माना गया है। इसलिए जाट विशुद्ध आर्य हैं और जाटों का जो क्षेत्र है वो आर्यों का भी क्षेत्र है, यानी जाटों का ही एक नाम आर्य भी है। तो इस तरह से ये जाटों की कोई एक नस्ल हमने बताया है, जाति से हमारा तात्पर्य नहीं है। तो वहां आर्य भी एक नस्ल है, ये पशुपालन भी इनका काम है, तो खेती करना भी इनका काम है। तो ये क्योंकि आर्यों का पूरा क्षेत्र है और भारत को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो इस तरह से हमने ये बताना है कि भाई आर्यों में केवल आर्यों का निवास स्थान है। और हम उसको मॉडर्न एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसके लिए। जैसे भारत को ले, हम भारत देश को ले, तो भारत देश में ये इसका प्रारंभिक जो नाम है वो भरत जन के लोगों के आधार पर इनका नामकरण हुआ। ऐसा बताया जाता है कि पांडवों का जो एक पूर्वज था सम्राट भरत, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। पर इस भारत देश में केवल भरतवंशी ही लोग नहीं रहते, और लोग भी रहते हैं, पर नाम भारत ही है। मेजॉरिटी की वजह से भारत ही नाम है। हिंदुस्तान भी नाम है इसका, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा और लोग भी रहते हैं, पर नाम हिंदुस्तान है, मेजॉरिटी की वजह से नाम है। तो वही हमने आर्यवर्त की बात करनी है कि आर्यवर्त में केवल आर्य लोग ही नहीं रहते, आर्यों के अलावा जो और शिल्पी लोग हैं वो भी यहाँ रहते हैं, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त है। अब हमें ये देखना है कि आर्यवर्त की सीमाएं भिन्न भिन्न कालों में बदलती रही हैं। तो इसमें हम 3 ग्रंथों के आधार पर उन सीमाओं को तय करेंगे। सबसे पहले हम मनुस्मृति में आर्यवर्त की सीमाओं का निर्धारण किया है, इसलिए मनुस्मृति को हम कोट करेंगे। मनुस्मृति का वो श्लोक जहां पर आर्यवर्त का जिक्र किया है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, आ समुद्राच्च पश्चिमात्, तयोरेवंतरम गर्योर आवर्तम विदुर्बुधा। फिर से, आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, आ समुद्राच्च पश्चिमात्, तयोरेवंतरम गर्योर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। इसका अर्थ है कि पूर्वी समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिमी समुद्र अरब सागर यानी गुजरात तक, तथा हिमालय से विंध्याचल के मध्य क्षेत्र, इनमें जो भी क्षेत्र है उसको आर्यवर्त कहा गया, क्योंकि यही पवित्र यज्ञीय भूमि मानी गई है। यानी इतना विस्तार था आर्यवर्त का, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, यानी ये बीच का जो क्षेत्र है ये सारा का सारा आर्यवर्त कहलाया, यानी आर्यों का निवास स्थान यहां पर रहा। यानी आर्यों की जो शिष्ट भाषा थी वो भाषा भी यहां पर बोली गई। इसमें ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन यानी मथुरा, मध्य देश यानी ब्रह्मर्षि देश, ये सभी यज्ञ भूमि मानी गई हैं। और इन यज्ञ भूमियों में आर्यवर्त यानी आर्यों का निवास था। दूसरा, हम आचार्य पाणिनि को लेते हैं। आचार्य पाणिनि जिनका समय ईसा से 500 साल पहले हुआ और जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है, उसमें 2 टर्म, 2 शब्दावली, 2 शब्द मुख्य हैं, उदीच्य और प्राच्य। यानी उदीच्य उत्तरी लोग, उत्तरी भारत के लोग, और प्राच्य पूर्वी भारत के लोग। उदीच्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार उदीच्य क्षेत्र में गंधार और वाहिक, और प्राच्य में भरत जनपद यानी द्रसदवदी जो नदी है, गग्गर जो नदी है, वहां से लेकर और मगध तक का जो क्षेत्र है वो सारा प्राच्य क्षेत्र में आता है। द्रसदवती
जिसको घग्गर से समीकरण किया जाता है, कुरुक्षेत्र और अंबाला क्षेत्र में ये बहती है। तो वहां से लेकर मगध तक, मगध बिहार तक, वहां तक का जो क्षेत्र है वो प्राच्य, और उदीच्य उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो, जिसमें गांधार और वाहिक, गांधार कहां से कहां तक, आधुनिक अफगानिस्तान, जिसमें प्राचीन काल में तक्षशिला से काबुल तक का जो क्षेत्र था वो गांधार था, और वाहिक, वाहिक पंजाब का नाम है वाहिक वैसे तो, पर सिंधु से सतलुज तक का प्रदेश वाहिक कहा गया है। इसमें मद्र क्षेत्र, उसीलर क्षेत्र, त्रिगर्त क्षेत्र, ये 3 प्रसिद्ध स्थान इसमें आते हैं वाहिक में। यानी इनके लोग उदीच्य कहलाते हैं। यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि हिंदुकुश से लेकर, अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से लेकर मगध तक का, पटना बिहार तक का जो क्षेत्र है उसको पाणिनि ने शिष्ट माना है, आर्यों का निवासस्थान माना है। महर्षि पतंजलि के टाइम में कुछ सीमाएं और बदल गई, क्योंकि विदेशी आक्रमण होने लगे तो वहाँ भाषा पर प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए महाभाष्यकार ने, आचार्य पतंजलि ने थोड़ी भिन्न परिभाषा दी है आर्यावर्त की। उनके अनुसार प्राक आदर्शात प्रत्यक कालक वनाथ दक्षिणेन हिमवंतम उत्तरेन पारियात्रम आर्यावर्तम। अर्थ क्या है? प्राक आदर्शात, आदर्श का मतलब है जहां सरस्वती विलुप्त हुई। ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती नदी 2000 साल पहले ईसा से विलुप्त हो गई कुरुक्षेत्र के आसपास। तो उससे पूर्व में आर्यावर्त का जो स्थान है उससे पूर्व में कालक वन, कालक वन कहां है? साकेत, अयोध्या, अयोध्या के पश्चिम में, और दक्षिणे हिमवंतम, हिमवंत क्या है? हिमालय, हिमालय के दक्षिण में, उत्तरेन पारियात्रम, पारियात्र क्या है? विंध्याचल, दक्षिण का पहाड़। तो विंध्याचल के उत्तर में, यानी ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र के पूर्व में, अयोध्या के पश्चिम में, हिमालय के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में, ये जो मध्य का क्षेत्र है ये सारा सारा क्या है? ये आर्यावर्त भूमि, आर्यों की भूमि है, आर्यावर्त का क्षेत्र है। इस प्रकार ये हमने बताया कि आर्यावर्त का अर्थ क्या है, आर्यों का निवास स्थान, आर्य कौन, और फिर ये भिन्न भिन्न ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में इनकी सीमाएं क्या निर्धारित की गई हैं। इसमें हमने मनुस्मृति और आचार्य पाणिनि और महाभाष्यकार, इनका हमने एग्जाम्पल आपको दिया है। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो हमारा इतना ही। दोस्तों, यदि आप इसे लाइक करते हैं, अच्छा आपको लगता है, तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।